रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 7। काशवी उसी जगह खड़े होकर आदित्य की बातें सोच रही थी। वो अपने कमरे में गई और वहां से अभी के पहनने के लिए कपड़े ले लिए। जब वो कमरे में वापस आई तब तक आदित्य भी वॉशरूम से बाहर आ चुका था। उसके बालों का पानी फर्श पर गिर रहा था। काशवी जल्दी जल्दी में रूम में आ रही थी। फर्श में पानी गिरे होने की वजह से काशवी का पैर फिसल गया। काशवी गिरने वाली थी कि आदित्य ने जाकर उसे उसकी पीठ और कमर से थाम लिया। काशवी कहा जिस वक्त आदित्य के कंधे पर था। काशवी की आंखें बंद थी और आदित्य काशवी को गौर से देख रहा था। काशवी को जब यह एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं तो उसने हल्के हल्के से अपनी आंखें खोल कर देखा। वो आदित्य की बाहों में थी। कुछ पल तो वो भी आदित्य को देखने लगी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही गौर से देख रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद आदित्य ने काशवी को सीधा खड़ा किया, लेकिन काशवी जैसे ही खड़ी हुई उसकी चीख निकल गई। आदित्य ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो काशवी ने कहा वो मेरा पैर मुड़ गया जिस वजह से लगता है पैर में मोच आ गई है। आदित्य ने एक बार उसके पैर की देखा, उसे अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर बिठाया। आदित्य ने ड्रॉर से पेन जेल निकाला और बेड के नीचे बैठ गया। उसने काशवी का पैर अपने हाथों में लिया और अपने पैरों के ऊपर उसके पैर रखकर उसके पैरों पर दवा लगाने लगा। काशवी की एक बार फिर से मुंह से आह निकली। उसकी आवाज सुनकर आदित्य धीरे धीरे से उसके पैर पर दवा लगाने लगा। काशवी एकटक आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य ने दवा लगा दी। उसने जब सर उठाकर काशवी की तरफ देखा तो काशवी उसे ही गौर से देख रही थी। आदित्य ने उससे पूछा ऐसे क्या देख रहे हो तो काशवी अपने होश में आई। उसने हकलाती हुई आवाज में कहा कुछ भी तो नहीं। आदित्य उठकर काशवी के बगल में बैठा। उसने काशवी से कहा ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत है, शांति से कमरे में ही बैठी रहना। काशवी ने कहा ठीक है। काशवी खड़ी हुई एक कदम आगे बढ़ी थी कि आदित्य ने उससे पूछा अभी तुमने कहा ठीक है, और तुरंत ही उठकर जाने लगी। ये तुम्हारा कैसे ठीक है काशवी ने कहा। लेकिन आदित्य जी मैं नहाने तो जाऊंगी ही ना। आदित्य उठा और उसने काशवी को गोद में उठाया और उसको बाथरूम के अंदर लेकर गया। वो फिर बाहर जाकर काशवी के कपड़े लेकर आया। उसने काशवी से कहा जब नहा लेना तो मुझे बता देना, मैं कमरे पर हूँ। आदित्य कमरे से बाहर निकल जाता है और सोफे पर बैठकर काशवी का इंतजार कर रहा होता है। काशवी भी कुछ देर बाद आदित्य को आवाज लगाती है। आदित्य ने वॉशरूम जाकर काशवी को फिर से गोद में उठाया और बाहर आकर उसे बेड पर बिठाया। आदित्य ने काशवी से पूछा तुम सुबह चाय पीती हो ना, तो काशवी ने हाँ में अपना सर हिलाया। आदित्य ने एक सर्वेंट को आवाज लगाई। कुछ देर में सर्वेंट आया तो आदित्य ने उससे कहा जल्दी एक कप ब्लैक कॉफी और एक कप चाय लेकर आओ। सर्वेंट उसकी बात सुनकर चला गया। काशवी ने आदित्य से कहा लेकिन आदित्य जी रूम में मंगाने की क्या जरूरत थी, हम नीचे भी तो जा सकते हैं ना। तो आदित्य ने उससे पूछा तुम्हें मेरे साथ चाय पीने में कोई प्रॉब्लम है। तो काशवी ने उसकी ओर देखकर मासूम शक्ल बनाकर ना में सर हिलाया। इसलिए चुपचाप शांति से बैठे रहो। आदित्य काशवी के बगल में बैठ गया। जाकर वो अपने फोन पर कुछ काम कर रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो काशवी से क्या बातें करे। और काशवी कभी आदित्य को देखती तो कभी ऊपर छत की ओर। बहुत देर तक एक दूसरे ने किसी से कुछ नहीं कहा। काशवी मन में कहती है इससे अच्छा तो मैं नीचे ही चली गई होती, कम से कम आशी से बात ही कर लेती, ये तो कुछ बोलते भी नहीं है। आदित्य मन में सोच रहा था। आदित्य तुझे काशवी के साथ टाइम बिताना है, ऐसे कैसे शांत रहकर टाइम बताएगा। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे बैठकर तो कुछ नहीं होने वाला, ना वो कुछ बोलेगी और ना मैं। फिर आदित्य ने पूछा तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। तो काशवी ने कहा अच्छी चल रही है। वो दोनों फिर शांत हो गए। ये बात तो बहुत जल्दी खत्म हो गई। आदित्य ने मन में कहा मुझे कुछ और पूछना चाहिए। उसने फिर पूछा क्या तुम इस कमरे में कंफर्टेबल हो, आई मीन तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें इस कमरे में जबरदस्ती रखा हुआ है। तो काशवी ने ना में सर हिलाया। आदित्य ने मन में कहा यहां मैं इससे सवाल पर सवाल करे जा रहा हूं और ये बस अपना सर लाए जा रही है, ये खुद भी तो कुछ बोले। मैं बहुत कुछ तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में बहुत सवाल है कि तुम क्यों नहीं गई, क्यों अब तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी ना, फिर अब क्यों। ये सारी बातें वो मन में सोच रहा था। एक बड़े से घर में राका बड़ी सी बीच में रखी कुर्सी में बैठा हुआ था और उसके सामने ऋषभ खड़ा था। राका ने ऋषभ से कहा बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढकर निकाला है, इस वक्त तुम्हारा मेरा दुश्मन एक ही है।
आदित्य प्रताप सिंह, तुम भी उसे बर्बाद करना चाहते हो और मैं भी उसे बर्बाद करना चाहता हूँ। उसकी वजह से मैं अब अपने एक पैर से चल नहीं सकता, उसकी वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया और तुम्हारी भी तो माशूका तुम्हारे पास नहीं है उसकी वजह से। तो ऋषभ ने कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। मैं आदित्य प्रताप सिंह की बर्बादी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। राका ने कहा, ये हुई ना बात। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आज से हम दोनों फिर दोस्त हुए। राका अपनी कुर्सी से उठा और लंगड़ाते हुए वो ऋषभ के पास गया और उसने ऋषभ के आगे हाथ बढ़ाया। ऋषभ ने भी उसका हाथ थामा। राका ने कहा, आज से फिर दोस्त, अब से मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम्हें जिस भी तरीके की मदद चाहिए। और एक शुरुआत मैंने कर दी है जिसका असर भी बहुत जल्द ही दिखेगा। आदित्य के पास कॉल आती है। आदित्य ने फोन पर देखा तो आरवी शो हो रहा था, जिसका मतलब था रुद्र वाधवा। उसने फोन रिसीव किया। रुद्र वाधवा ने उससे कुछ कहा और आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उनसे कहा, तो अब वक्त आ गया है मैदान में आकर खेल खेलने का, चलो फिर तैयार होने दो लोगों को इस जंग के लिए, क्योंकि मैं तो तैयार हूँ। काशवी उसकी बातें सुन रही थी। आदित्य ने जब फोन रखा तो काशवी ने उससे से पूछा, आदित्य जी आप किससे बातें कर रहे थे? कौन सी जंग? तो आदित्य ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने बस बहुत ही आत्मीयता से कही। तो काशवी ने कहा, मुझे पता है, लेकिन बात आपकी आदित्य जी, जैसे आपको इस घर के लोगों की फिक्र है वैसे हम सबको आपकी फिक्र है, मुझे आपकी फिक्र है। काशवी के कहे गए अचानक के शब्दों से आदित्य काशवी की ओर बहुत गौर से देखता है। काशवी ने फिर पूछा, बताए ना आदित्य जी क्या बात है? आदित्य ने उसका एक हाथ अपने हाथ में थामा और कहा, पिछले 16 सालों से मैं अपनी हिफाजत करता रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पिछले 16 सालों में मैं भी तो आपके साथ नहीं थी, लेकिन अब तो हूं। काशवी ने आदित्य से कहा। तभी दरवाजे में खटखटाने की आवाज आती है। आदित्य ने अंदर आने को कहा तो सर्वेंट दोनों के लिए चाय और कॉफी लेकर आया हुआ होता है। उसने ट्रे टेबल पर रखी और चला गया। आदित्य ने चाय का कप काशवी की तरफ बढ़ाया। उसने काशवी की ओर देखकर कहा, आदित्य प्रताप सिंह को तकलीफ पहुंचाना इतना आसान नहीं है और किसी के बस में तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम आराम से चाय पियो। और वो खुद अपनी कॉफी पीने लगा। लेकिन काशवी अपनी चाय बहुत धीरे धीरे पी रही थी। वो बार बार आदित्य की फोन पर कही गई बातों को सोच रही थी। अपनी कॉपी खत्म करने के बाद आदित्य ने काशवी से कहा, मुझे अभी निकलना है और जो कहा है वो मत भूलना, ज्यादा काम नहीं करोगी और इस कमरे से बाहर भी नहीं निकलोगी, और अगर बोर हो जाना तो बाहर निकल सकती हो पर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। वो हॉल में आता है। उसने रॉकेट से कुछ कहा और वो अपनी कार से निकल गया और रॉकेट आदित्य के बताए गए काम को करने के लिए दूसरी कार से कहीं चला गया। आदित्य एक जगह पर पहुंचता है जहां पर रुद्र वाधवा पहले से ही उसका का इंतजार कर रहे थे। आदित्य जैसे वहां पहुंचा तो रुद्र वाधवा ने उससे कहा, तुमने मुझे इतनी अचानक यहां पर क्यों बुलाया है? मेरी परिवार की सुरक्षा के लिए डीएसपी। तुम जानते हो ये जो चक्रव्यूह हम लोगों ने रचा है उसमें दुश्मन मेरी फैमिली को जरूर टारगेट करेंगे। रेहान और काका को तो इन सब चीजों की आदत है, लेकिन काशवी और आशी को नहीं। आशी को भी हमने हमेशा इन सब से दूर रखा है, जबकि वो हमारे साथ ही रही है, लेकिन काशवी वो तो कभी हमारे साथ रही भी नहीं, उसके लिए तो सब झेलना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम काशवी और आशी का खासकर ध्यान रखना। रुद्र वाधवा ने कहा, फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारा काम दोनों ही इस वक्त तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, और अब तो सीबीआई को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। बहुत जल्दी इंक्वायरी भी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि आज की आज ही सीबीआई तुम्हारे घर पर रेड करे। आदित्य ने कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, बाकी सब मैं आगे बताऊंगा। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। आदित्य जब घर आया तो उसने सबको हॉल में इकट्ठे होने को कहा। सब कुछ देर बाद हॉल में आ गए। आदित्य ने सर्वेंट से कहा, आज से तुम लोगों की 1 महीने की छुट्टी है, कोई भी 1 महीने तक इस घर में नहीं आएगा। अपनी अपनी सैलरी लो और अभी का अभी यहां से निकलो। आदित्य ने रॉकेट से कहा, इन सब को सैलरी दे दो और डबल दे देना। रॉकेट ने सबको सैलरी पकड़ा दी। वो सब वहां से निकल गए। आदित्य ने रेहान से कहा, रेहान हर बार मैं तुमसे जो मना करता हूं तुम वही काम करते हो, हर बार तुम गलतियां करते हो और अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हो, लेकिन इस बार मैं जैसा कहूंगा वैसे ही करोगे। तुम्हें और काका को अभी के अभी यहां से निकलना है, आशी और काशवी को लेकर। पुष्पेंद्र ने कहा, आयरन मैन हम जानते हैं कि तुम सब हैंडल कर सकते हो, लेकिन हम इस वक्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम जानते हो ना जो तुम करने जा रहे हो उसमें कितना खतरा तुम्हारे लिए थी। रेहान ने पूछा, कैसा खतरा काका भाई, क्या करने जा रहे हैं?
आदित्य ने रेहान से कहा वो सब तुम्हारे मतलब की बात नहीं है और अभी तो तुम्हें बताई भी नहीं जा सकती। अभी मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वाइस करो। और काका आप मुझे आयरन मैन कहते हैं ना, तो आपका ये आयरन मैन सब हैंडल कर लेगा। लेकिन प्लीज अभी आप मेरी बात मानिए। और आशी तुम अपने बैग जल्दी पैक करो। काशवी तुम भी। काशवी ने आदित्य से कहा लेकिन आदित्य जी बैग पैक क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं? तो आदित्य ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ काका, रेहान आशी और तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन ऐसे अचानक क्यों? आदित्य ने कहा ये सवाल वक्त नहीं है, जल्दी जाओ और अपने बैग पैक करो। आशी ने भी पूछा लेकिन भैया ऐसे अचानक ये सब क्या चल रहा है? तो इस बार आदित्य ने गुस्से में कहा मैं इतनी देर से तुम सबसे कह रहा हूँ यहाँ से जाने को, किसी को सुनाई क्यों नहीं देता है? सब के सब अपने कमरे में जाओ, बैग पैक करके 10 मिनट के अंदर नीचे आओ। उसकी बात सुनकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। 10 मिनट बाद सब आते हैं लेकिन काशवी अभी भी नहीं आती। आदित्य ने आशी से पूछा काशवी कहाँ है? तो आशी ने कहा भाई मैं तो अपने कमरे से आ रही हूँ, मुझे कैसे पता होगा? आदित्य ने कहा ठीक है आप सब गाड़ी में बैठिए, मैं काशवी को लेकर आता हूँ। वो सब बाहर क्यों निकल जाते हैं? आदित्य जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है काशवी बेड पर बैठी हुई है। वो तेज कदमों से उसके पास जाता है और काशवी से पूछता है मैंने तुमसे यहां से जाने को कहा था और तुमने अभी तक अपने बैग्स तक पैक नहीं किए हैं। आदित्य ने काशवी को कंधे से पकड़कर खड़ा किया और कहा तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? अब बैग पैक करने का टाइम नहीं है, तुम्हें ऐसे ही जाना होगा। यहां से जाने के बाद तुम अपने लिए सामान खरीद लेना। काशवी ने कहा लेकिन मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। आदित्य जी, आदित्य ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्यों नहीं जाओगी? काशवी ने जवाब देते हुए कहा मुझे पता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे। आपने सबको घर से बाहर भेज दिया है, इसका मतलब बात कुछ तो ऐसी है जिसमें खतरा है और आप हम सबको उसी खतरे और उसे मुसीबत से बचाना चाहते हैं। लेकिन आदित्य जी मैं आपको इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती, इसीलिए मैंने भी अपना सामान भी पैक नहीं किया। आदित्य ने कहा तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो काशवी ने कहा कुछ भी हो जाए इस बार आप चाहे कितनी भी जिद कर ले मैं नहीं जाने वाली, हर बार आपकी मर्जी नहीं चल सकती। रॉकेट कमरे के बाहर खड़ा होकर कहता है भाई वो हमें देर हो रही है। आदित्य ने एक बार फिर काशवी की तरफ देखकर कहा जल्दी यहाँ से निकलो। तो उसने कहा मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी और इस बार आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं किसी भी मुसीबत का आपको अकेले सामना नहीं करने दूंगी। आदित्य ने रॉकेट से कहा तुम बाकी सबको यहाँ से लेकर जाओ। रॉकेट आदित्य की बात सुनकर चला गया। आदित्य ने काशवी से कहा देखो काशवी तुम नहीं समझ रही हो, मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें बहुत रिस्क है और कुछ देर बाद यहाँ पर सीबीआई की रेड भी हो सकती है और वो लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। मैं तुम्हें ऐसे मुसीबत में नहीं डाल सकता अपनी वजह से। मैं जिस रास्ते में चल रहा हूँ वहाँ सिर्फ खतरा है या तो मौत। तो काशवी ने कहा आदित्य जी जब मैंने आपको चुना था ना, तो मैंने आपको आपकी बुराइयों और अच्छाइयों के साथ चुना था, इसलिए कुछ भी हो अब मैं हमेशा और हर कदम आपके साथ रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। उसकी बात सुनकर आदित्य ने अब काशवी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो काशवी के लिए अभी भी फिक्रमंद था। आदित्य ने काशवी को समझाया देखो काशवी प्लीज मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है, निकलो यहाँ से, बहुत खतरा है यहाँ पर, जो भी खतरा आएगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे आदित्य जी, लेकिन मैं आपको किसी भी मुसीबत में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। काशवी तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, बस कुछ ही देर में सीबीआई के ऑफिसर से यहाँ पर आने ही वाले हैं, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो इसलिए वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे, सवाल पर सवाल करेंगे जिनके शायद जवाब भी नहीं होंगे तुम्हारे पास। आदित्य को बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। वो खिड़की के पास बाहर की तरफ देखता है तो देखता है कि सीबीआई के सारे ऑफिसर घर के बाहर थे और वो सब घर के अंदर ही आ रहे थे। आदित्य ने काशवी से कहा काशवी ऑफिसर से आ गए, मुझे नीचे जाना होगा और हाँ तुम घबराना नहीं। इतना कहकर आदित्य कमरे से बाहर चला जाता है। जब वो नीचे आ रहा था तो उसने देखा सामने से 4 ऑफिसर जा रहे हैं, उनमें से एक उनका चीफ था जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। आदित्य नीचे पहुंचता है और वो चारों ऑफिसर्स उसके सामने आकर खड़े होते हैं। उन ऑफिसर्स के सीनियर ने कहा हेलो मिस्टर सिंह, मेरा नाम तेजस कपूर है, ऑफिसर ऑफ क्राइम ब्रांच, और ये है मेरी टीम। उसने 3 और लोगों की तरफ इशारा करके कहा ये है ऑफिसर गीतिका, और 2 लोगों की तरफ इशारा करके कहा ये है ऑफिसर सुब्रमण्यम और ऑफिसर विजय। ऑफिसर सुब्रमण्यम और ऑफिसर विजय की उम्र लगभग 35 साल थी और ऑफिसर गीतिका की एज 27 साल थी। ऑफिसर तेजस ने कहा आपको हमारे साथ चलना होगा, आपके खिलाफ ये आरोप है कि आप गैरकानूनी धंधों में भी इन्वॉल्व है और उसी की पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। आदित्य ने कहा तो आपको रोका किसने है?
और वैसे भी जिंदगी बहुत बोरिंग कट रही थी, आपके आने से थोड़ा मेरी लाइफ में एडवेंचर आ जाएगा। रोज एक ही तरीके की जिंदगी जीकर मैं भी बोर हो गया था। तेजस ने कहा, लगता है हमसे भी ज्यादा आप डेस्परेट हैं हमारे साथ आने के लिए। काशवी नीचे आ रही थी। ऑफिसर तेजस ने आदित्य से पूछा, तो मिस्टर सिंह क्या ये आपकी वाइफ है? हमें ये भी अभी पता चला है कि आपने शादी कर ली है और कुछ दिन पहले आपके घर में पुलिस भी आई थी आपको अरेस्ट करने गलत तरीके से शादी करने के लिए। आदित्य ने, मानता हूं कि मैंने चोरी छुपे शादी की है, लेकिन बहुत ही जल्द में ग्रैंड रिसेप्शन भी दूंगा। लेकिन ऑफिसर, तुम लोगों से थोड़ी मेहनत करवाने के बाद और मैंने शादी किस तरीके से की है और किस तरीके से नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सीबीआई को इसमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। इसीलिए तुम यहाँ पर जो कम करने आए हो सिर्फ उस पर ध्यान दो, मैंने किससे शादी की है, किस तरीके से शादी की है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और फिर जब मैं कॉपरेट कर रहा हूं, अपना दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत है नहीं। तुम यहाँ मुझे अरेस्ट करने आए हो, वही करो और चलो। ऑफिसर तेजस ने कहा, अरे ऐसे कैसे मिस्टर सिंह, अब आपके घर तक आ ही गए हैं तो पूरी जांच पड़ताल कर ही जाएंगे। ऑफिसर तेजस काशवी की तरफ बढ़ता है। वो काशवी के पास पहुंचकर काशवी से सवाल करता है, तो मिसेज सिंह आपकी शादी को कितने दिन हो गए हैं? तो काशवी ने कहा, 1 महीने से ज्यादा। तो क्या आप बता सकती हैं कि अभी तक आप दोनों की शादी ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं की गई है? काशवी ने जवाब दिया, क्योंकि आदित्य जी अभी हमारी शादी को अनाउंस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए। ओह, शादी अनाउंस नहीं करना चाहते थे, बात इतनी ही सी है या कुछ और बात है? क्या ये बात सच है कि आपकी शादी डरा धमकाकर हुई है? आदित्य ने कहा, ऑफिसर, लगता है तुम्हारे कान में खराबी है। यहाँ आने से पहले तुम्हें अपना चेकअप डॉक्टर से करवा लेना चाहिए था। खैर, अभी तक नहीं करवाया है तो यहाँ से जाने के बाद करवा लेना। मैंने तुमसे मना किया है कि तुम मेरी वाइफ से कोई सवाल नहीं करोगे। तुम्हें जो भी पूछताछ करनी है मुझसे करो। मेरी वाइफ को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तेजस ने काशवी की ओर देखकर कहा, लगता है आपके हस्बैंड आपको लेकर बहुत फिक्रमंद है। खैर, तेजस ने कहा, तो कब तक हम सवाल नहीं करेंगे? अब तो आए दिन हमारा यहाँ पर आना जाना लगा ही रहेगा। कुछ दिन तो आप वैसे भी आप हमारी कस्टडी में रहने वाले हैं और इंक्वायरी के दौरान तो हमें या नहीं होगा। ऑफिसर विजय और ऑफिसर सुब्रमण्यम, आप दोनों अभी के अभी इस घर की तलाशी लेंगे और ऑफिसर गीतिका आप सारे कमरे के लॉकर चेक करेगी। ओके सर। आदित्य ने कहा, वैसे यहाँ आने से पहले तुमने मेरे बारे में कुछ बहुत तो पता कर ही लिया है। उसका जवाब देते हुए तेजस ने कहा, कुछ क्या? यहाँ आने से पहले मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पता किया कि कैसे आप कानून, पुलिस और मिनिस्टर्स को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, गैरकानूनी धंधे करते हैं, स्मगलिंग, किडनैपिंग, मर्डर, ये सारे आपके प्रोफेशन है ना मिस्टर सिंह? और आप 16 साल पहले जब अंडरवर्ल्ड में आए थे तब आपके पास सिर्फ 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पास 50,000 करोड़ प्रॉपर्टी है। इतनी जल्दी तरक्की वैसे मानना पड़ेगा, काबिले तारीफ है मिस्टर सिंह आप। आदित्य ने मुस्कुराकर तेजस की तरफ देखा और कहा, और फिर लेकिन अफसोस, मेरे ऐसे ख्याल तुम्हें लेकर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अगर तुमने मेरे बारे में यहाँ आने से पहले जांच पड़ताल कर ली थी तो तुमको ये पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं अपने घर में कोई चीज तो छुपा कर तो बिल्कुल नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं अपना एक एक कदम बहुत होशियारी से लेता हूँ। और एक बात, इस घर की तलाशी लेकर वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलना, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। अपना समय मत बर्बाद करो। और अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब का सेशन खत्म हो गया है तो तुम जो काम करने आए हो वह कर लो। इस घर की तलाशी लेने आए हो ना, तब जल्दी इस घर की तलाशी लो और अपना समय बर्बाद करो। सर, जब तक तुम इस घर की तलाशी ले रहे हो तब तक मैं यहाँ बैठकर कॉफी पी लेता हूँ, ठीक है? ऑफिसर गीतिका ने कहा, मिस्टर सिंह, यहाँ इंक्वायरी चल रही है और आपको कॉफी पीनी है? तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब आपको इंक्वायरी करने से रोका है? आपने कहा कि मुझे आपके साथ चलना है, मैं मान गया। आपने कहा आपको इस घर की तलाशी लेनी है, मैं मान गया। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि आप इस घर की तलाशी ना ले, लेकिन जो टाइम आप तलाशी में बर्बाद करेंगे उस टाइम में मैं क्या करूंगा? उससे तो बेटर कि मैं टाइम यूटिलाइज करके कॉफी पी लूं। अब मेरा कॉफी बनाना तो आपकी इंक्वायरी में कोई भी रुकावट नहीं डाल रहा। और अगर आप में से किसी को पीना तो वो भी बता दे, मैं उसके लिए भी कॉफी बना दूंगा। आदित्य ने तेजस की तरफ देखकर पूछा, डू यू वांट ऑफिसर? तो तेजस ने कहा, नहीं। ऑफिसर सुब्रमण्यम ने तेजस के कान में कहा, सर ये तो किसी चीज से डर ही नहीं रहा है। हम यहाँ इंक्वायरी करने आए और इसको कॉफी पीनी है। लगता है इसका दिमाग खराब है या तो हमारा दिमाग खराब करना चाहता है। तेजस ने कहा, इसे जो करना है करने दो, लेकिन हमें यहाँ जो करना है वो तो करके ही जाएंगे। काशवी ने आदित्य से कहा, आदित्य जी मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। आप तो किचन में जाते भी नहीं हैं। तो आदित्य ने उससे कहा,
नहीं, आज कॉफी में ही बनाऊंगा। और ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत कुछ बनाना आता है। जब मैं जंगल में रहता था तो खुद ही खाना बनाता था। और वैसे भी अभी तुम्हारे पैर में मोच है, तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो। ऑफिसर गीतिका ने कहा, सर इन दोनों को देखकर लगता तो नहीं है कि दोनों की शादी जबरदस्ती हुई है या डरा धमका के हुई है। तो क्या सब हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है? अभी इसकी शादी से ज्यादा जरूरी हमारा आदित्य प्रताप सिंह के ब्लैक मनी और गैरकानूनी धंधों के सबूत इकट्ठा करना है। तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। घर का कोई भी खोना नहीं बचना चाहिए। ऑफिसर सुब्रमण्यम और विजय ने कहा, जी सर। और वो दोनों तलाशी करने के लिए सबसे पहले ऊपर की ओर गए जहां आदित्य का कमरा था। बहुत देर की तलाशी के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिलता। तेजस आदित्य से कहता है, आपके घर में हमें कोई भी गैर कानूनी चीज बरामद नहीं हुई है, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा और आपके खिलाफ केस भी बना है मर्डर का। पिछले महीने कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों के मर्डर हुए हैं जिसमें मारने वाले आप ही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अंडरवर्ल्ड के सोर्सेज से मुझे पता चला है, क्योंकि मुझे पता है अंडरवर्ल्ड में सभी आपसे डरते हैं और आप लोगों के पास एक दूसरे को मारने की कई वजहें भी होती हैं। आदित्य ने अपने कॉफी का लास्ट शिप लेते हुए कहा, मर्डर क्या करूं ऑफिसर, बचपन में खिलौने वाली बंदूक नहीं मिली थी ना खेलने के लिए, तो बड़े होकर अपने शौक पूरे कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम। तेजस ने कहा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया, आपके घर में आपके वाइफ और आपके अलावा कोई नहीं दिख रहा, बाकी घर के सारे लोग कहाँ हैं? पिकनिक मनाने गए ऑफिसर तुम्हारे आने की खुशी में। आदित्य काशवी के पास आता है और कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं रॉकेट को कॉल करके बोल दूंगा कि वो घर की सिक्योरिटी बढ़ा दे और मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात तुम जान लो, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा होना चाहिए। काशवी की आंखों में इस वक्त आंसू थे। उसने आदित्य की ओर देखकर कहा, अब जल्दी आ जाएंगे ना? आदित्य ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम जितने दिन मैं कस्टडी में रहूंगा तब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मीडिया पसंद तुम्हें परेशान करे या कुछ पुलिस वाले तो मैं परेशान करें। ऑफिसर विजय ने ऑफिसर गीतिका के कान में कहा, वैसे मानना पड़ेगा दोनों पति पत्नी में प्यार तो है, देखो ना कैसे बच्चों की तरह समझा रहा है अपनी पत्नी को। ऐसे लगी नहीं रहा है कि ये वही आदित्य प्रताप सिंह है जिसके बारे में हमने सुना है, जिसके बारे में हमने यहाँ आने से पहले इंक्वायरी की थी। ये तो उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। सुब्रमण्यम ने तेजस्वी का सर पक्का, हमने इसके बारे में कुछ गलत ही सुना है। नात इसको देखकर लग रहा है किसने शादी जबरदस्ती की है, और इस घर में भी तो कोई चीज हमें नहीं मिली है। मुझे तो लग रहा है हम फालतू में ही अपना समय बर्बाद करने, जैसा कि इसने कहा था। जो भी है ऑफिसर सुब्रमण्यम, हम जल्दी किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकते, इंक्वायरी तो हमें करनी है, वही हमारा काम है। तेजस ने कहा, बहुत देर हो रही है मिस्टर सिंह, चलिए। आदित्य ने एक बार काशवी के गाल पर हाथ रखकर का अपना ख्याल रखना, और वो ऑफिसर्स के साथ बाहर की ओर चला गया। आदित्य इस वक्त कस्टडी में होता है। सारे मीडिया और इंटरनेट पर उसकी गिरफ्तारी की खबर छप चुकी थी। राका और ऋषभ इस वक्त एक साथ बैठे हुए थे, वो दोनों टीवी देख रहे थे। राका ने ऋषभ से कहा, सीबीआई के हाथों में वो सबूत लग गए और अब सीबीआई इस केस की इंक्वायरी कर रही है, इसीलिए अब तो वो हर एक छोटे से छोटे पहलू पर इंक्वायरी करेगी, जिस वजह से अब तो आदित्य प्रताप सिंह का बचना मुश्किल है। यहां तक कि मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन सीबीआई तक पहुंचाई थी वो सारे ही रीजंस बनेंगे उसकी गिरफ्तारी का। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने सीबीआई तक ये बात भी पहुंचा दी थी कि आदित्य प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी से शादी डरा धमका कर की थी। ये बात अगर एक बार मीडिया में फैल गई ना, तो समझ लेना आदित्य प्रताप सिंह खुद ही अपनी पत्नी को छोड़ देगा, क्योंकि वो अपनी इमेज पर एक दाग नहीं लगने देगा। और ना ही शादी की वजह से वो कानून के झमेले में पड़ेगा, और फिर कानून भी बहुत जल्दी दोनों का डिवोर्स ग्रांटेड कर देगा। फिर तुम काशवी से शादी कर सकते हो। आदित्य प्रताप सिंह जेल के अंदर होगा और मैं अंडरवर्ल्ड पर राज करूंगा, और तुम काशवी से शादी करके एक अच्छी जिंदगी जीना, जहां तुम्हारे पास सब कुछ होगा, धन दौलत शोहरत, पैसा ही पैसा। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो सब भी चीज तुम्हारे पास होंगी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि आदित्य प्रताप सिंह कब जेल की सलाखों के पीछे होगा। फाइनली अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। और मैंने तो सुना है ये जो ऑफिसर है इसने कई केस पहले हैंडल किए हैं और इसके ट्रैक रिकॉर्ड भी साफ सुथरे हैं। ना ये रिश्वत लेता है और ना ही किसी के दबाव में आकर इंक्वायरी करता है। आदित्य प्रताप सिंह के बिजनेस इंक्वायरी के दौरान इसे जो भी सबूत मिलेंगे ये सब कानून के सामने दिखाएगा, और फिर वो जीवन भर जेल में चक्की पिसेगा। और मैं खुशी खुशी काशवी के साथ रहूंगा। काशवी को भी पता चल जाएगा कि आदित्य प्रताप सिंह को चुनकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, जब उसकी सारी गलतियां काशवी के सामने होंगी कि आज तक उसने क्या क्या किया है।
राका ने ऋषभ से कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमने जैसा सब प्लान किया है सब वैसा ही चल रहा है। ऑफिसर तेजस आदित्य से सवाल जवाब कर रहा था और आदित्य उन सारे सवाल के जवाब बहुत ही होशियारी से दे रहा था। ना ही उसकी आवाज में कोई घबराहट थी और ना ही चेहरे में कोई शिकन। उसका इस तरीके का एटीट्यूड देखकर तेजस मन में कहता है, जितना मैंने उसके बारे में सुना था उससे भी 10 कदम आगे है ये इंसान अपनी बातों से और ना ही अपने चेहरे से जाहिर होने दे रहा है कि इसने कितने गलत काम किए हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला आदित्य प्रताप सिंह, तुम्हारे सारे काली गुनाहों का काला चिट्ठा तो मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। आदित्य तेजस की तरफ देखकर कहता है, तुम जितना सोचते हो ना उससे भी 100 कदम आगे हूं मैं जहां तक सोच सकता हूं वहां तक तो ना तुम्हारा कानून सोच सकता है और ना ही तुम्हारा पूरा का पूरा क्राइम ब्रांच। ऐसे ही मैं 8 साल से अंडरवर्ल्ड पर राज नहीं कर रहा हूं। तुम कुछ भी कर लो ऑफिसर तेजस, ये केस भले तुम्हारे हाथों में आया है लेकिन इस केस से तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं आने वाला। काशवी इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी और मन में सोच रही थी, पता नहीं आदित्य जी कैसे होंगे, वो लोग कैसे आदित्य जी को कैसे ट्रीट कर रहे होंगे। इंस्पेक्टर तो यहां पर ही उनको जज करने लगे थे। भगवान प्लीज आदित्य जी का ख्याल रखिएगा। मैं तो उनसे मिल नहीं सकती क्योंकि उन्होंने मना किया है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, जब वो नजरों के सामने नहीं होते तो पता नहीं मेरा मन बेचैन क्यों रहता है। अभी तक आदित्य की गिरफ्तारी की बात रेहान और आशी को भी पता चल गई थी। ये बात पुष्पेंद्र बहुत पहले से जानते थे, इसलिए उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आशी ने रेहान से कहा, भाई इतने लापरवाह तो नहीं है, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन कभी भी कोई बात पुलिस तक नहीं पहुंची और ना ही कभी पुलिस हमारे घर आई है भाई के काम से रिलेटेड। भाई तो 16 साल से ये सब कर रहे हैं, तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो आज ये सीबीआई की इंक्वायरी कैसी। रेहान ने आशी से कहा, तुम फिक्र मत करो भाई को कुछ नहीं होगा, वो सब मैनेज कर लेंगे। और इस चीज के लिए तो मैं खुद भी सरप्राइज हूं क्योंकि भाई इस तरीके से कोई काम करते ही नहीं कि उनके काम पर कोई एक उंगली भी उठाए, क्योंकि भाई के इन्फॉर्मर उन्हें पहले ही सब कुछ इन्फॉर्म कर देते हैं। पुष्पेंद्र ने एक हाथ आशी के कंधे पर दूसरा हाथ रेहान के कंधे पर रखकर कहा, तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम लोग जानते हो ना वो आदित्य प्रताप सिंह है और अपनी मुश्किलों का सामना वो बहुत अच्छे से करना जानता है और इस सिचुएशन से भी वो बहुत जल्दी ही डील कर लेगा। आदित्य इस वक्त एक कमरे में था जहां पर बाहर कुछ ऑफिसर्स का पहरा था। डीएसपी रुद्र वाधवा तेजस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे आदित्य प्रताप सिंह से मिलना है। तेजस उन्हें देखकर पहचान जाता है। आप तो डीएसपी रुद्र वाधवा हैं ना, जिन्होंने कई क्रिमिनल केस सॉल्व किए हैं, आपकी काबिलियत से तो मैं वाकिफ हूं, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि मुंबई के डीसीपी मिस्टर सिंह से मिलने आ रहे हैं। रुद्र वाधवा ने कहा, मैं यहां पर प्रोफेशनली उससे मिलने नहीं, पर्सनली आदित्य प्रताप सिंह से मिलने आया हूं। तेजस ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहा, पर्सनली, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी आदित्य प्रताप सिंह के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन आपके ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखकर लगता तो नहीं कि आपका उस जैसे इंसान के साथ कोई भी लेना देना हो सकता है। आप तो काफी काबिल डीसीपी है जिन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी प्रमोशन मिला है। रुद्र वाधवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफिसर तुम सवाल बहुत करते हो। मैंने कहा मुझे आदित्य प्रताप सिंह से मिलना है और तुम मुझे उससे मिले से रोक नहीं सकते। वो भले तुम्हारी कस्टडी में है लेकिन कस्टडी में भी घरवाले या जान पहचान वाले मिल सकते हैं, तो मुझे मिलना है उससे। तेजस ने कहा, इसका मतलब आप उन्हें बाहर की सारी खबर देने जा रहे हैं। रुद्र ने कहा, आपको जो समझना है समझ लीजिए, और हाँ मेरा समय मत बर्बाद कीजिए क्योंकि मुझे भी आपकी तरह कई केस सॉल्व करने हैं। आपकी तरह मैं भी फ्री नहीं हूँ, हम दोनों ही देश की रक्षा करते हैं और हमें दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा समय ना बर्बाद करते हुए मुझे उससे मिलने की इजाजत दे दे। तेजस ने कहा, क्यों नहीं, जाइए मिल लीजिए, जाकर के राइट से लेफ्ट चले जाइए, सामने ही उनकी रखा गया है। उसके इतना कहते हैं रुद्र वाधवा आगे बढ़ जाते हैं। वो आदित्य के रूम के बाहर होते हैं। एक ऑफिसर रूम का दरवाजा खोलता है और रुद्र वाधवा अंदर जाते हैं। आदित्य उनको देखकर कहता है, डीएसपी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तो बोलो क्या खबर लाए हो। तो रुद्र वाधवा ने कहा, आदित्य तुम्हारे दुश्मनों तक ये बात पहुंच चुकी है कि तुम गिरफ्तार हो चुके हो और वो सब तुम्हारी गिरफ्तारी से बहुत खुश भी है। तभी आदित्य ने कहा, रहने दो, बेचारे बहुत खुश हैं, कुछ दिन उन्हें इसी खुशी में जीने दो, इनकी यही खुशी उन्हें बहुत जल्दी ले डूबने वाली है। वो सब छोड़ो डीएसपी, और एक बात ध्यान से सुनो, काशवी घर में अकेली है। मैंने सारे सिक्योरिटी गार्ड और सर्वेंट को छुट्टी दे दी थी ताकि कोई भी सीबीआई ऑफिसर उन्हें मेरी वजह से परेशान न करे। राकेट भी काका आशी और रेहान के साथ है, मैंने उसे उनकी सुरक्षा के लिए रखा है, लेकिन अब तुम्हें एक काम करना है, काशवी को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो इस वक्त घर में अकेली है।
तो कोई भी घर में किसी भी तरीके से घुसने की कोशिश कर सकता है और सीबीआई वाले भी उसे बहुत परेशान करने वाले हैं। पूछताछ करके तो तुम खास करके इस वक्त काशवी पर ध्यान दो। उस पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई भी उसे परेशान करे, ध्यान रखना। रुद्र वाधवा ने कहा, इंक्वायरी के दौरान तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इंक्वायरी के बाद की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं काशवी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वैसे भी वो काशवी से ज्यादा सवाल कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि काशवी को तो कुछ पता भी नहीं है। हर बात का जवाब वो नामे ही देने वाली है, और जब उन्हें काशवी से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वह वैसे भी उससे सवाल करना बंद कर देंगे। आदित्य ने कहा, होपफुली ऐसा ही हो। लेकिन आदित्य, एक बात बताओ, काशवी घर में क्यों है? क्योंकि तुमने मुझसे रिहान और आशी की सुरक्षा के लिए नहीं कहा, लेकिन काशवी की सुरक्षा के लिए कहा, ऐसा क्यों? आदित्य ने कहा, क्योंकि काशवी घर में है और बाकी सबको मैंने आउट ऑफ टाउन जाने को कह दिया है। मैंने काशवी से भी कहा था, लेकिन वो मुझे इन सारी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे लगता है कि ये मेरे लिए एक डिफिकल्ट टाइम है और वो मेरा इस डिफिकल्ट टाइम में साथ देना चाहती है। रुद्र वाधवा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, इसका मतलब कि तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत प्यार करती है आदित्य, तभी वो तुम्हें इस मुसीबत के समय में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। उनकी इस बात पर आदित्य उनकी तरफ ध्यान से देखने लगा। रुद्र वाधवा ने कहा, मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? बीवी तुम्हारी, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे प्यार करती है? ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैंने तुमसे ऐसी कौन सी नई चीज कह दी हो जिसके लिए तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो। आदित्य ने उनसे कहा, लेकिन उसने ये बात कभी मुझसे कही तो नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। उसकी बात सुनकर रुद्र वाधवा जोर से हंसे और कहा, हर बात को कहा नहीं जाता। तुम अंडरवर्ल्ड में रहकर लगता है दिल और जज्बातों की सारी भाषाएं भूल चुके हो। जब कोई खुद से पहले हमारे बारे में सोचता है, खुद से पहले हमें आगे रखता है, खुद की तकलीफों को भुलाकर हमारी तकलीफ को कम करना चाहता है, इसका मतलब कि वो इंसान हमसे प्यार करता है। सेल्फलेस प्यार जो काशवी तुमसे करती है, वरना वो तुम्हारे साथ क्यों रहती? आदित्य, ये तुम सोचो। उस दिन जब तुमने मुझे उसे किडनैप करने को कहा था तो तुम्हें पता है उसने उन गुंडों से क्या कहा? वो हर बार यही कह रही थी कि आदित्य जी तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। वो बार बार तुम्हारा ही नाम पुकार रही थी, क्योंकि उसे भरोसा था तुम पर। वरना सोचो कि वो तुम्हारे साथ रहने के लिए क्यों मानती? तो आदित्य ने कुछ देर रुककर जवाब दिया, मुझे लगा कि शायद अब उसको मेरे रहने की आदत हो गई है, क्योंकि अब शायद वह पहले की तरह मेरे बारे में गलत ख्याल नहीं रखती। इसलिए क्योंकि मैंने उसके साथ इतने दिन में कुछ गलत नहीं किया, शायद इसलिए। तुम गलत हो आदित्य। कोई भी लड़की समझौते के लिए एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने उसके साथ जबरदस्ती शादी की हो। और तुम्हें पता है ना कि तुमने उससे शादी डरा धमका कर ही की थी। वो तुम्हारे साथ है क्योंकि वो अब तुमसे प्यार करने लगी है, और वो मैंने उसकी आंखों में देखा है, और वही चीज मैंने तुम्हारी आंखों में भी देखा है। आदित्य, तुम खुद से पहले काशवी की फिक्र करते हो। इस वक्त तुम खुद भी एक तरीके से मुसीबत में हो, लेकिन तुम काशवी को हर मुसीबत से दूर रखना चाहते हो। पिछले 10 मिनट में मैंने तुम्हारे मुंह से सिर्फ काशवी की सुरक्षा की बात ही सुनी कि कैसे उसको सेफ करना है, कैसे उसका ख्याल रखना है। तुमने एक बार भी मुझसे यह नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे दुश्मनों पर नजर रखना है, कि मुझे तुम तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। पिछले 10 मिनट में सिर्फ मैंने तुम्हारे अंदर काशवी के लिए डर देखा है। वो डर देखा है जो मैंने आज तक तुम्हारी आंखों में कभी नहीं देखा। जब तुम 14 साल की उम्र में जेल आए थे ना, तब भी तुम्हारी आंखों में डर नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में डर है काशवी के लिए। प्यार तो तुम सबसे करते हो, लेकिन आज ये जो डर मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है ना, इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं जानता हूं कि काशवी तुम्हारी बात नहीं मानती है जब बात तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी हिफाजत की होती है, और मुझे खुशी है आदित्य कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा इंसान है जो तुम्हारी तरह ना सिर्फ जिद्दी है, बल्कि तुम्हारी ही तरह पागलों की तरह प्यार करना जानती है, जैसे तुम आज तक अपने परिवार वालों से करते आए हो। मैंने तुम्हें देखा था कि आशी तुम्हारी सगी बहन नहीं थी, उसके बाद भी तुमने उसे रिहान से भी ज्यादा प्यार किया है। तुमने रिहान की हर इच्छा पूरी की है, खुद की इच्छा को मार के भी। उसकी पढ़ाई की वजह से तुमने खुद की पढ़ाई नहीं की, और अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए और काबिल बनाने के लिए तुमने बहुत ही कम उम्र में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था, और अंडरवर्ल्ड में तुमने कदम रखे। लेकिन इतने दिन में भी तुम्हारे अंदर ये जो डर था ना आदित्य, ये मैंने कभी नहीं देखा। उस दिन जब काशवी को मैंने शीप के अंदर भेज दिया था तो मैं भी एक पल उसे बाहर देखकर दंग रह गया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे पता चला कि उसको तुम पर भरोसा है, और उसकी बातों से ही मुझे पता चला कि अब वो तुमसे प्यार करने लगी है। सच्चा प्यार आदित्य, वो प्यार तो शायद ही किसी को नसीब होता है। वैसा ही प्यार जैसे प्यार की तुम्हें जरूरत भी थी, वैसे ही प्यार जैसा तुम चाहते थे, जो तुम्हारी माँ तुमसे किया करती थी। तुम इसी प्यार की तलाश में थे ना, और देखो जिंदगी मैंने बहुत कुछ तुमसे छीना, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें वो सच्चा प्यार नसीब हो ही गया।
आदित्य ने कहा, कैसा हो सकता है डीसीपी, क्या सच में वो मुझसे प्यार करती है? क्या इसीलिए वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती? और बताओ डीसीपी, उसने तुमसे क्या कहा जब वो पोर्ट र से बाहर निकली? उसने तुमसे ये कहा कि उसे मेरे साथ रहना है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है? मैं कब से इन सवालों में उलझा हुआ हूं कि क्यों अब वो मेरे साथ रहना चाहती है। रुद्र वाधवा ने कहा, जितने उतावलापन से सारे सवाल तुम मुझसे कर रहे हो, ये सवाल तुम काशवी से करना जब तुम उससे मिलोगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मिलने का वक्त अभी खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, तुमने जो कहा है मैं उसका ध्यान रखूंगा, तुम्हारी अमानत का ख्याल रखूंगा। इतना कहकर रुद्र वाधवा वहां से चले जाते हैं। और आदित्य मन में सोचता है, क्या सच में अब वो मुझसे प्यार करती है? मैंने तो काशवी से कहा था कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो मुझसे मिलने ना आए, लेकिन अब तो मैं खुद ही उतावला हो रहा हूँ उससे मिलने के लिए। पता नहीं ये कुछ दिन उसके बगैर कैसे कटेंगे। क्या वो भी मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैन होगी? जो भी है, अब मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे जानना है कि काशवी क्यों अब मेरे साथ रहना चाहती थी। काशवी, मैं तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ और बहुत जल्दी में हम दोनों की मिलने का इंतजाम भी करूंगा। अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। रात का वक्त था, काशवी अपने कमरे में थी, लेकिन उसे इस वक्त घर में बहुत डर लग रहा था। हालांकि घर के बाहर बॉडीगार्ड्स का पहरा था जो कि रॉकेट ने करवा दिया था, लेकिन फिर भी इस वक्त काशवी को डर लग रहा था। काशवी कभी सोफे में बैठी तो कभी बेड में बैठती। काशवी जाकर बेड में लेटती है, सोने की कोशिश करती है। उसकी आंख लगी थी कि अचानक से उसकी आंख खुल गई। वो मन में कहती है, इस तरीके से तो मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। मुझे आदित्य जी के बगैर इस बेड में तो नींद भी नहीं आ रही। प्लीज आदित्य जी, आप जल्दी वापस आ जाइए, नहीं हो रही मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त, बहुत याद आ रही है आपकी। आदित्य कस्टडी रूम में चेयर पर बैठे सोच रहा था, क्या काशवी इस वक्त सो गई होगी? अभी तो रात के 11 बजे बज रहे हैं। वो क्या कर रही होगी अकेली घर में? रॉकेट ने अब तक तो मेरे कहने के मुताबिक सारे बॉडीगार्ड्स को तैनात कर दिया होगा और डीसीपी ने भी अपने आदमी घर के आसपास पहरे के लिए लगा दिए होंगे। फिर भी मुझे फिक्र हो रही है, लेकिन शायद मैं घर पर नहीं हूँ। ये भी एक तरीके से उसके लिए अच्छा ही है। हर वक्त मैं उस पर गुस्सा ही करता रहता हूँ जब भी मैं उसके पास में होता हूँ। तो क्या आप भी हो मुझे याद कर रही होगी? मुझे मिलना है उससे, अपने सवालों के जवाब मांगने हैं, बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ कहना है। बस कैसे भी करके मुझे उससे मिलना है। आज 3 दिन हो गए थे आदित्य को कस्टडी में रहते हुए। काशवी ने भी जैसे तैसे ही 3 दिन घर में बिगा आदित्य के कांटे। तेजस ऑफिसर सुब्रमण्यम से कहता है, सुब्रमण्यम जी जरा पता कीजिए कि आदित्य प्रताप सिंह के घर के सारे मेंबर्स और इस टाइम कहाँ है। उसकी वाइफ का फोन ट्रेस कीजिए, वो किस से बात करती है, कहाँ पर बात करती है और घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इसका भी खास ध्यान रखना। तभी शायद उसके सारे फैमिली मेंबर्स का पता चलेगा। सुब्रमण्यम ने कहा, ओके सर, मैं भी करता हूँ। ऑफिसर सुब्रमण्यम तेजस के कहे मुताबिक काशवी का फोन ट्रेस कर रहे थे और घर के पास ही घूम रहे थे और ध्यान दे रहे थे कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। काशवी किचन में अपने लिए खाने को कुछ बना रही थी, तभी उसके मन में आता है, पता नहीं इन 3 दिनों में आदित्य जी ने कैसा खाना खाया होगा, खाते भी होंगे या नहीं। वैसे भी खाने में कितने लापरवाह है वो, हमेशा तो लेट आते हैं और लेट ही खाना खाते हैं और कभी कभी तो खाते भी नहीं है। वो सारी बातें सोच रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। काशवी ने कहा, इस वक्त कौन होगा? घर पर तो कोई है भी नहीं, शायद कोई मिलने आया होगा किसी, और उसे यह नहीं पता होगा कि वक्त घर पर कोई भी नहीं है। मैं जाकर देखती हूँ। काशवी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने आशी खड़ी थी और उसके साथ रॉकेट। काशवी अचानक उन दोनों को देखकर कहती है, रॉकेट भैया, आशी आप दोनों अचानक? तो आशी ने कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, 3 दिन से तुम इस घर में अकेली हो, मुझे और डैड को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने चली आई। लेकिन आदित्य जी ने तो आप सबको मना किया है नहीं आने के लिए जब तक उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तुम जानती हो ना आशी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो नहीं चाहते कि कोई भी घर के आसपास भी आए। आशी ने कहा, तुम भी तो यहीं पर हो ना 3 दिन से? काशवी, वो भी अकेली, तो क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? आशी अंदर आती है और सोफे पर बैठती है। रॉकेट जिसके पीछे पीछे आता है और सोफे के पास खड़ा हो जाता है। काशवी जाकर आशी के बगल में बैठती है और पूछती है, काका कैसे हैं और रिहान कैसा है? आशी ने कहा, वो दोनों ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? काशवी ने कहा, मैं कैसी होंगी, इस वक्त घर में कोई भी नहीं है, आदित्य जी कस्टडी में है। मैं बस यही चाहती हूँ वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। आशी, जानती हूँ उनके रास्ते गलत हो सकते हैं पर वो कुछ गलत नहीं कर सकते। उनके साथ वैसे भी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ है, बस अब और कुछ गलत ना हो।
आशी ने कहा तुम फिक्र मत करो, काशवी भाई ने आज तक कुछ गलत काम नहीं किया है, उन्होंने आज तक किसी भी मासूम का कुछ नहीं बिगड़ा है, इसीलिए भाई के साथ भी अच्छा ही होगा। तेजस के पास सुब्रमण्यम का फोन आता है। तेजस फोन रिसीव करता है तो सुब्रमण्यम बताते हैं सर इस वक्त एक लड़की और एक लड़का आए हैं। तेजस ने कहा पर नजर रखना, मैं अभी आ रहा हूं। उसने फोन रखा और वो तुरंत वहां से निकल गया। बहुत देर बातचीत करने के बाद काशवी ने कहा आशी अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए, अगर तुम्हारे भैया को पता चला तो वो तुम पर काफी गुस्सा भी करेंगे। आशी ने कहा ठीक है अभी मैं चलती हूँ। रॉकेट ने काशवी से कहा मैम अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल करके बता दीजिए। बिल्कुल रॉकेट भैया, लेकिन अभी आप लोग को चलना चाहिए। जी रॉकेट ने कहा। आशी ने काशवी के गले लगी और कहा अपना ख्याल रखना, और वो रॉकेट के साथ बाहर निकल आती है। जब वो बाहर आ रही थी तो सामने से ऑफिसर तेजस आ रहा था। आशी और रॉकेट एक दूसरे से बात करते हुए चले आ रहे थे। उनका ध्यान तेजस पर नहीं था। तेजस उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। आशी और तेजस जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आशी जब तेजस से टकराए तो रॉकेट ने उसे संभाल लिया। आशी का चेहरा नीचे की तरफ था और तेजस जो सीधे खड़ा हुआ था। आशी ने सर उठाकर देखा और तेजस से कहा भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं या शौक के लिए चेहरे पर लगा के रखा है, देखकर नहीं चल सकते? तो तेजस ने कहा मैडम आप इनसे बात करने में इतना मशगूल थी कि सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको उसकी खबर ही नहीं थी। बाय द वे आपकी तारीफ। तो आशी ने उतने ही एटीट्यूड में कहा मैं खुद की तारीफ खुद के मुंह से नहीं करती। रॉकेट ने जब तेजस को देखा तो वो तेजस को देखकर पहचान गया। रॉकेट ने आशी के कान में धीरे से कहा मैम ये ऑफिसर तेजस है, यही भाई का केस हैंडल कर रहा है। तेजस ने कहा जो भी है अपनी तारीफ ही ना सही कम से कम अपने बारे में बता दीजिए। आशी ने कहा मैं अजनबियों से बात नहीं करती, अब हम दोनों का रास्ता छोड़ो तुम और हम दोनों के यहां से जाने दो। आशी तेजस के बगल से जाने लगी लेकिन तेजस ने फिर से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और कहा बिना जवाब दिया तो मैं आपको यहां से जाने भी नहीं दूंगा। बताइए आप कौन हैं और इस घर में क्या कर रही थी? रॉकेट ने मन में कहा जिस बात का डर था वही हुआ, ये ऑफिसर तो हमारे पीछे पड़ गया है। भाई ने मना किया था मैम को कि वो यहाँ पर ना आए, लेकिन इनको तो काशवी मामा से मिलना था। भाई को पता चला ना तो वो बहुत ही गुस्सा करने वाले हैं हम सब पर, वो तो मुझे अब नहीं छोड़ेंगे। आशी ने तेजस से कहा तुम सीबीआई ऑफिसर होना तो खुद ही पता लगा लो मैं कौन हूँ। बेहतर होगा अब तुम मेरा और अपना समय ना बर्बाद करो और हमें जाने दो। तेजस ने कहा मिस्टर सिंह के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, इसलिए उनके घर में कौन आता है कौन जाता है हमें इसके ऊपर भी नजर रखनी है, और इसलिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इस घर में क्या करने आई थी। देखो ऑफिसर मैं तुम्हें ये बात बताने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं कौन हूं। हाँ तुम्हें पता लगाना है तो तुम पता लगा लो, और अगर मैं किसी गलत इंटेंशन से यहाँ आई होती ना तो मैं इस घर में तो नहीं आती। इतना तो दिमाग तुम्हारे पास भी है, और कानून तुम्हें ये इजाजत नहीं देता कि बिना सबूत के तुम किसी पर भी इल्जाम लगाओ, किसी से भी सवाल करो। अब बहुत हो गया, हमें यहाँ से जाने दो। अब अगर तुमने मेरा रास्ता रोका ना तो सच कह रही तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं ही जाकर तुम्हारी अगेंस्ट एक्शन लेने को कहूंगी, एक इनोसेंट नागरिक को बेवजह परेशान करने के लिए। तेजस ने कहा इतनी देर से बकवास कर सकती हो लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो कि तुम हो कौन? बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि मैं बाउंड नहीं हूं तुम्हें जवाब देने के लिए। और बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब मैं जा रही हूं यहां से, अगर तुमने रोका ना तो समझ लेना। आज इतना कहकर वो आगे बढ़ गई और रॉकेट मन में कहता है बहुत सही मैम, आपने तो इस ऑफिसर को भी परेशान करके रख दिया। अब ये सारा दिन खुद को कोसेगा कि क्यों उसने आपका रास्ता रोका था। आशी जाकर कार में बैठ गई और रॉकेट ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। तेजस आशी को देख रहा था लेकिन आशी सामने शीशे की ओर देख रही थी। तेजस ने कहा कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ, वरना एक नॉर्मल सा जवाब के लिए मुझसे इतनी बहस तो नहीं करती। वैसे मानना पड़ेगा काफी इंटरेस्टिंग थी, और इसके तेवर भी कुछ बहुत आदित्य प्रताप सिंह से मिल रहे थे, तो यह कहीं उसकी फैमिली मेंबर तो नहीं? जो भी है पता तो लगाना ही पड़ेगा। तेजस जब वापस ऑफिस आता है वो बैठा ही था कि उसके पीछे पीछे डीएसपी रुद्र वाधवा भी आते हैं। उनको अपने सामने पाकर तेजस कहता है आप फिर आ गए, अभी 3 दिन पहले ही तो आए थे। डीएसपी रुद्र वाधवा ने कहा मैं चाहूं तो रोज मिलने आ सकता हूं। तेजस ने कहा फिर से यहां आप आदित्य प्रताप सिंह से मिलने आए होंगे, प्रोफेशनली तो आप यहां आए नहीं है। रुद्र वाधवा ने कहा बिल्कुल सही समझा आपने, अब मैं क्या जा सकता हूं? तेजस ने कहा जाइए मिल लीजिए जा करके।
रुद्र वाधवा वहां से चले जाते हैं। तेजस कहता है लगता है काफी गहरा याराना है मिस्टर सिंह और डीसीपी रुद्र वाधवा का। तभी आए दिन ये उससे मिलने चले आते हैं, लेकिन एक अंडरवर्ल्ड का किंग और एक इतना जाना माना डीएसपी, इन दोनों में दोस्ती कैसे हो सकती है? कुछ तो अभी है जो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही दिन और सारे के सारे राज खुल जाएंगे कि आखिर दोनों में खिचड़ी क्या पक रही है। रुद्र वाधवा आदित्य के पास पहुंचते हैं। आदित्य उनसे पूछता है तो अभी इनकी जांच पड़ताल कहां तक पहुंची? तो रुद्र वाधवा ने कहा ये तुम्हारी कंपनी गए थे और तुम्हारे गोडाउन्स, तुम्हारी फैक्ट्री और तुमने शेयर मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। वो पैसा तुम्हारे पास कहां से आया वगैरह वगैरह। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा कितना समय ये लोग बर्बाद करेंगे, खैर इन्हें करने दो। रुद्र वाधवा ने कहा मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। इतना कहकर उन्होंने अपना फोन आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। आदित्य फोन पर देखता है जहां पर एक वीडियो चल रहा था। मिनिस्टर इस वक्त कहीं पर जा रहे थे, उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी थे। आदित्य के केस की वजह से उन पर भी काफी प्रेशर था। जब कुछ 5 मीडिया रिपोर्टर्स मिनिस्टर के पास पहुंचे, उन्होंने मिनिस्टर से पूछा मिनिस्टर साहब आदित्य प्रताप सिंह की गिरफ्तारी में आपका क्या कहना है? और हमने तो सुना है कि आदित्य प्रताप सिंह मिनिस्टर को भी अपनी जेब में रखकर घूमता है, तो क्या आप भी उनमें से ही एक हैं? क्या आप आदित्य प्रताप सिंह के बारे में जानते थे? उन पर जो ब्लैक मनी और गैर कानूनी काम के आरोप लगे हैं, क्या आप इन सब के बारे में जानते थे? क्योंकि बिना मिनिस्टर की इजाजत के तो कोई बिजनेस मुंबई में कर नहीं सकता। मिनिस्टर ने कहा देखिए मैं जनता का सेवक हूं, मैं बहुत अच्छे से आदित्य प्रताप सिंह को जानता हूं जिस तरीके से आप सब जानते हैं। अब वो क्या काम करता है, किस तरीके से करता है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया है या गैरकानूनी तरीके से किया है तो उससे जेल की सलाखों के पीछे से कोई नहीं निकाल सकता। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूं और कानून के लिए गए हर फैसले पर मैं कानून के साथ हूं। अगर आदित्य प्रताप सिंह ने कुछ गलत किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं जनता का सेवक हूं और मैं लोगों में भेदभाव नहीं करता, फिर वो आदित्य प्रताप सिंह हो या कोई आम नागरिक। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। उनकी गाड़ी का काफिला आगे बढ़ गया। आदित्य ये सब फोन पर देख रहा था। उसने रुद्र वाधवा से कहा इस मिनिस्टर के कुछ ज्यादा ही पर नहीं निकल आए हैं। इसे लग रहा है कि मैं कस्टडी हूं तो कुछ कर नहीं सकता, बहुत जल्दी इसका नंबर भी आएगा, लेकिन पहले मैं अपना उल्लू सीधा कर लूं। काशवी भी मिनिस्टर का ये बयान टीवी पर देख रही थी। टीवी पर ये सब देखने के बाद काशवी और डर गई। ये सब क्या हो रहा है? इनकी बातों से तो लग रहा है ये लोग आदित्य जी के अगेंस्ट क्या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मेरा डर तो बहुत बढ़ता जा रहा है। ये कहते वक्त काशवी की आंखों में आंसू थे। न्यूज देखने के बाद वो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई थी। तेजस इस वक्त अपने सीनियर ऑफिसर के सामने खड़ा था। उन्होंने तेजस से पूछा तो आदित्य प्रताप सिंह का केस कहां तक पहुंचा और जांच के दौरान क्या मिला? तो तेजस ने कहा सर वो हमारी सोच से 10 कदम आगे है। हम जहां पर भी तलाशी लेने या छापा मारने जाते हैं वो सारे बिजनेस उसके इलीगल बिजनेस से अलग है। मतलब ये कि वो अपने लीगल बिजनेस अलग करता है और इलीगल अलग करता है। वो दोनों को आपस में जोड़कर नहीं करता है और उसके इलीगल बिजनेस क्या है अभी तक हमें पता भी नहीं चला है। सीनियर ऑफिसर ने कहा देखो अगर ज्यादा दिन हमने उसे यहां पर रखा तो हमें मीडिया और हाई अथॉरिटी को जवाब देना होगा। जब तक कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे हैं तो शक के बिना पर तुम उसे पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट कर दो और पता करो कुछ दिन पहले हमें जो सबूत मिले थे उन्हें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों से मुझे ही पता चला है कि आदित्य प्रताप सिंह ही उनका बॉस है। इसका मतलब तो यही है कि वो अंडरवर्ल्ड में रहकर काम तो करता है लेकिन बहुत होशियारी के साथ। आदित्य के खिलाफ पुख्ता सबूत ना होने की वजह से और शक के दायरे में होने की वजह से उसे जेल में शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि रुद्र वाधवा वहां के डीएसपी थे इसलिए वो अब आसानी से आदित्य से मिल सकते थे और यहां पर सीबीआई भी उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती थी। आदित्य ने रुद्र वाधवा से कहा अब एक काम करो, मिनिस्टर के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो और उसे यहां आने को कहो। उसकी बात सुनकर डीएसपी मिनिस्टर के पास उसकी बात को कहने के लिए पहुंचते हैं। तो मिनिस्टर ने रुद्र वाधवा से कहा अगर हम उससे ऐसे मिलेंगे तो हम मीडिया को क्या जवाब देंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि हम क्रिमिनल से मिलने जा रहे हैं। रुद्र वाधवा ने कहा आदित्य प्रताप सिंह ने यह भी कहा है कि अगर आप उससे मिलने नहीं गए तो आपकी सरकार को फंडिंग रोक दी जाएगी और इस बार आपकी सरकार सत्ता में नहीं होगी। मिनिस्टर ने गुस्से में कहा ये तुम क्या बक रहे हो डीएसपी? रुद्र वाधवा ने कहा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आदित्य ने मुझसे आपको कहने को कहा है। मिनिस्टर ने कहा ठीक है हम उससे मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ये मीटिंग गुप्त रूप में ही रहनी चाहिए, मीडिया को इसके बारे में खबर नहीं होनी चाहिए।
रुद्र वाधवा ने कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं सारे बंदोबस्त कर दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।